मानवा की शुरुआत में हम देखते हैं कि बचपन में ही हमारे हीरो ने अपने लिए एक छोटी सी वाइफ चुन ली थी। हैरान रह जाती है, उसकी मॉम को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसे दूर बिठा दिया कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की बेटी से दूर रहे। लेकिन तभी वो छोटी सी बच्ची खुद रेंगते हुए उसके पास आ गई और उसके गालों को पकड़कर किस करने लगी। ये देखकर दोनों मॉम्स इतनी खुश हुई कि उन्होंने बचपन में ही दोनों की शादी पक्की कर दी। बचपन में वो लड़की हमारे हीरो के सारे पैसे ये कहकर ठग लेती थी कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ तो तुम्हारा पैसा मेरा हुआ, और उसका सारा पॉकेट मनी साफ कर देती थी। फिर मिडिल स्कूल में उस लड़की की फैमिली अब्रॉड शिफ्ट हो गई और ये बचपन की शादी वाली बात आई गई हो गई। अब प्रेजेंट डे में जैसे ही हमारा हीरो स्कूल पहुंचता है, उसका दोस्त लियू यू आकर कहता है, सुना है अपनी क्लास में अब्रॉड से एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रही है। हमारा हीरो एकदम बोरिंग तरीके से ओ कहता है जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो, और टेबल पर सिर रखकर सो जाता है। फिर दोपहर में जैसे ही वो क्लास में आता है, लियू यू दोबारा गॉसिप शुरू कर देता है। लियू यू एक्साइटमेंट के साथ कहता है, तुम आ गए, तुम्हें सुबह वाली ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बताया था ना, वो स्कूल आ चुकी है और अभी स्टाफ रूम में है। बगल वाली क्लास का मॉनिटर वहां कॉपीज चेक करने गया था और ट्रांसफर स्टूडेंट को देखकर वो इतना लट्टू हो गया कि चुपके से उसकी फोटोज खींचने लगा। लेकिन तभी उसे टीचर ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका फोन भी जब्त कर लिया। बेचारा अभी भी डांट खा रहा है। ये सुनकर हमारा हीरो हैरान रह जाता है और सोचता है कि स्टाफ रूम में फोन निकालने की हिम्मत, आखिर वो लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। लियू यू और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अरे वो इतनी खूबसूरत है कि अनरियल लगती है, मैंने अभी क्लास मॉनिटर के फोन में उसकी फोटो देखी, क्या तुम देखना चाहते हो। हीरो मना कर देता है कि छोड़ो, अपनी ही क्लास में तो आ रही है, देख ही लेंगे। अब पहली क्लास चाइनीज की थी, लेकिन सारे टीचर्स एग्जाम पेपर्स, इसलिए सेल्फ स्टडी का पीरियड लग गया। हमारा हीरो सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसे टीचर्स की मदद के लिए मार्क्स एंटर करने स्टाफ रूम जाना पड़ा। जाते जाते पूरी क्लास ने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई उस ट्रांसफर स्टूडेंट को अच्छे से देख कर आना और हमें आकर उसकी पूरी डिटेल देना। सब चिल्ला रहे थे, ऑल द बेस्ट, और हाँ, हमारे मार्क्स भी देख लेना। हीरो हाँ बोलकर पेन और नोटबुक लेकर स्टाफ रूम चला जाता है। वहां टीचर्स और स्टूडेंट्स की पूरी भीड़ लगी थी जो मार्क्स चढ़ाने में लगे हुए थे। हीरो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी अनजान या हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की नजर नहीं आती। वो सोचता है शायद उस ट्रांसफर स्टूडेंट से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। सोचने लगती है, फिर वो भी चुपचाप अपने काम में लग जाता है। मार्क्स तो टीचर्स एंटर कर रहे थे, हीरो का काम बस अपनी क्लास के पेपर्स अलग करना था। वो चुपके चुपके अपने दोस्तों के मार्क्स नोटे करने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि पूरी क्लास खत्म हो गई, पर उसे अपना पेपर नहीं मिला। हाँ, अपनी क्लास के बाकी बच्चों के पेपर्स जरूर दिखे, जिनके मार्क्स बहुत ही गंदे थे। हीरो समझ जाता है कि क्लास टीचर इतने गुस्से में क्यों हैं। तभी उसे दो टीचर्स की बातें सुनाई देती हैं। वो जो अब्रॉड से नई बच्ची आई है ना, सुना है उसके फॉरेन लैंग्वेज में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। दूसरा टीचर कहता है, हाँ मैंने उसकी पुरानी मार्कशीट देखी है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो टॉपर है। पता नहीं ऐसे जीनियस बच्चे को टीचर चिन ने कैसे हथिया लिया। हीरो समझ जाता है कि ये उसी ट्रांसफर स्टूडेंट की बात हो रही है। हैरान रह जाती है। वो सोचता है कि वो लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि एक सुपर टॉपर भी है। आसपास के स्टूडेंट्स भी ये बात सुनकर गॉसिप करने लगते हैं कि वाओ, हमारे स्कूल में तो एक लेजेंड आ गई है। हीरो को लगने लगता है कि अब से रोज उनकी क्लास के बाहर लड़कों की लंबी लाइन लगने वाली है। तभी उसका एक जान पहचान वाला स्टूडेंट उसे कोहनी मारकर एक बिजनेस आइडिया देता है, भाई अपनी क्लास की खिड़की दरवाजे बंद रखना और जो भी उस लड़की को देखना चाहे उससे 5 रुपए पे मिनट चार्ज करना, देखना तू पक्का अमीर बन जाएगा। ये सुनकर एक और लड़का पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, अरे उसके चेहरे के लिए 5 रुपए, मैं तो 10 रुपए देकर 1 मिनट देखने को तैयार हूं, और 1000 रुपए में तो हीरो ये सब सुनकर एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर वो लड़की है कितनी खूबसूरत। तभी स्कूल की बेल बज जाती है और टीचर्स सबको वापस क्लास भेज देते हैं। हीरो अपनी नोटबुक लेकर जल्दी जल्दी क्लास की तरफ भागता है ताकि सबको एग्जाम के मार्क्स बता सके। लेकिन जैसे ही वो 3rd फ्लोर पे पहुंचता है, देखता है कि कॉरिडोर में पूरी भीड़ लगी हुई है और सबके सब लड़के हैं। परेशान हो जाती है। वो समझ जाता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट क्लास में आ चुकी है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कोई फॉरेन जैसी दिखने वाली लड़की नजर नहीं आती। वो कंफ्यूजन में जैसे तैसे लड़कों की भीड़ चीरकर अपनी क्लास में घुसता है। पूरी क्लास में हंगामा मचा हुआ था और उसे देखते ही कुछ लड़के पूछने लगते हैं, किचन क्लास का क्या हाल है? क्योंकि बाहर इतने सारे लोग खड़े थे तो हीरो को सच बोलने में शर्म आ रही थी। वो हल्का सा खांसता है और अपनी नोटबुक उन्हें थमाकर कहता है कि खुद ही देख लो। हीरो की सीट क्लास में पीछे से सेकंड लास्ट, खिड़की के पास थी। जैसे ही वो अपनी सीट के पास पहुंचता है, देखता है कि उसका दोस्त लियू यू तो वहां है ही नहीं। हैरान रह जाती है। उसकी जगह एक लड़की बैठी हुई थी। उसने नीली जे के स्कर्ट पहनी थी और सिर पर कप लगाई हुई थी। वो नीचे देख रही थी, इसलिए कप की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था।
बस उसकी जॉलाइन नजर आ रही थी। हीरो को लगा शायद लियू यू के पेरेंट्स को बुला लिया गया है, इसलिए वो इधर उधर देखकर किसी से पूछने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि क्लास के अंदर और बाहर के सारे लड़के उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो दुनिया का सबसे लकी इंसान हो। हीरो को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर लियू यू पर पड़ती है, जो लास्ट रो में बैठा हुआ था और वो बड़े अजीब और एक्साइटेड एक्सप्रेशंस दे रहा था। लियू यू पागलों की तरह उसे इशारे कर रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस इतने क्रेजी थे कि हीरो को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी उसकी सीट पर बैठी वो लड़की अचानक अपना सिर उठाती है और एकदम कोल्ड नजरों से हीरो को देखकर पूछती है, क्या तुम्हें अंदर आना है? जैसे ही हीरो उस लड़की का चेहरा देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि लियू यू इशारों में क्या कह रहा था, ट्रांसफर स्टूडेंट। लेकिन ट्रांसफर स्टूडेंट को तो कोई फॉरेनर होना चाहिए था ना। शॉक हो जाती है, हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो गलती से अपने मन की बात जोर से बोल देता है। लेकिन क्योंकि सब उसे ही घूर रहे थे तो वो ऑकवर्ड होकर बात पलटने के लिए पूछता है, क्या सीट्स चेंज हो गई हैं? तभी पीछे से लियू यू जल्दी से बोलता है, मॉनिटर तुम्हारी सीट चेंज नहीं हुई है, तुम वहीं बैठोगे। और इतना बोलकर वो तुरंत वापस बैठ जाता है, जबकि हीरो अभी भी शॉक में खड़ा हुआ था। इस अजीब से माहौल में ट्रांसफर स्टूडेंट भी कुछ समझ जाती है। वो आराम से अपनी चेयर आगे खिसकाती है ताकि हीरो अंदर जा सके और फिर उसे घूरते हुए कहती है, हाँ, मेरा डेस्कमेट ही क्लास मॉनिटर है। उसने मेरा डेस्कमेट शब्दों पर इतना जोर दिया कि हीरो को लगा है भगवान। अब उसे समझ आया कि टीचर ने इस नई लड़की को उसके साथ क्यों बिठाया है। पक्का ये लड़की इतने सालों तक अब्रॉड में रही है कि इसे ठीक से चाइनीज बोलनी भी नहीं आती, इसलिए इतना धीरे धीरे बोल रही है। हीरो थैंक यू बोलकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी क्लास की बेल बजती है और बाहर खिड़की पर लटके सारे लड़के भारी मन से वापस चले जाते हैं। क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अभी भी कई लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। अचानक ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ही धीमी आवाज में एक नंबर बोलती है, 64। हीरो को लगता है कि वो उसी से बात कर रही है। वो उस लड़की की नजर का पीछा करता है और देखता है कि टेबल पर उसका इंग्लिश टेस्ट पेपर रखा था जिस पर मार्क्स थे 64। गुस्सा आ जाता है। हीरो झटके से अपना पेपर खींच लेता है और अपने इतने गंदे मार्क्स देखकर मन ही मन रोने लगता है। तभी उसे याद आता है कि लियू यू के तो उसके आधे मार्क्स भी नहीं आए थे, मतलब उसके 32 मार्क्स भी नहीं है। ट्रांसफर स्टूडेंट उसे एक नजर देखती है, लेकिन हीरो का ध्यान नहीं जाता। अपने गंदे मार्क्स देखकर हीरो एकदम पढ़ाई के मोड में आ जाता है। ये इंग्लिश का पीरियड था और हीरो बहुत ध्यान से सुन रहा था। टीचर एक स्टोरी पढ़ा रहे थे, लेकिन तभी वो अचानक रुकते हैं और हीरो की तरफ देखकर कहते हैं, सुना है हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, क्या वो इस स्टोरी को ट्रांसलेट करके सुना सकती हैं? अब क्लास के बाकी बच्चों को भी उनकी तरफ घूरने का बहाना मिल गया था। हीरो भी मुड़कर देखता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट की टेबल पर बस एक बिल्कुल नई इंग्लिश की बुक रखी है और वो भी पहले पेज पर खुली है। हीरो अपना पेपर खिसकाकर दोनों की टेबल के बीच में कर देता है ताकि वो लड़की भी देख सके। ट्रांसफर स्टूडेंट अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाती है और इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा कोल्डनेस नहीं था। खिड़की से आ रही धूप उसकी आंखों में पड़ रही थी और वो किसी क्रिस्टल जैसी चमक रही थी। हैरान रह जाती है। जब उनकी आंखें मिली तो हीरो को उसकी खूबसूरती का एक और जोरदार झटका लगा। तभी उसने नोटिस किया कि उस लड़की ने अपनी कैप हटा दी थी और उसका एक एक बाल भी हद से ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। ट्रांसफर स्टूडेंट खड़ी होती है और पेपर को देखकर पूरी स्टोरी को एकदम इजीली और परफेक्टली ट्रांसलेट कर देती है। टीचर इतने खुश होते हैं कि खुद ताली बजाने लगते हैं और पूरी क्लास भी जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्लास वाले उसकी इंग्लिश नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से इंप्रेस थे। क्लास जल्दी ही खत्म हो गई, लेकिन हीरो का पेपर अभी भी दोनों के बीच में ही रखा था। ट्रांसफर स्टूडेंट आराम से चेयर पर पीछे टिक कर बैठी थी। पता नहीं उसने पेपर देखा भी या नहीं, लेकिन हीरो ने एक बात नोटिस की थी, ट्रांसफर स्टूडेंट छुप छुप कर उसे कई बार देख रही थी। सोचने लगती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं उसकी खूबसूरती देखकर पागल तो नहीं हो गया हूं? हीरो को लगने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है, इसलिए क्लास खत्म होते ही वो भाग निकलता है। बाहर निकलते ही उसे लियू यू मिल जाता है, जो उसका दरवाजे पर ही वेट कर रहा था। वो हीरो को खींचकर एक कोने में ले जाता है। इससे पहले कि लियू यू कुछ पूछता, हीरो खुद ही बोल पड़ता है, मैं इस ट्रांसफर स्टूडेंट को पहले से जानता हूं। ये सुनकर लियू यू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शॉक हो जाती है। फिर हीरो उसे बताता है कि कैसे सुबह उसकी टक्कर इस लड़की से हो गई थी। लियू यू की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है, वाओ, क्या किस्मत है तुम्हारी जांग यीछे। ये कोई रोमांटिक मूवी चल रही है क्या? इतनी सुंदर लड़की तुम्हारी डेस्कमेट बन गई और ऊपर से तुम्हारी टक्कर भी हो गई।
हीरो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सुंदर तो है पर मुसीबत भी है, छोड़ो तुम नहीं समझोगे। दरअसल हीरो को ये बताने में शर्म आ रही थी कि उसे लग रहा था जैसे वो लड़की क्लास में बार बार उसे ही देख रही थी और सुबह टक्कर के बाद भी वो मुस्कुराई थी। उसे लग रहा था कि ये सब उसका वहम है। लियू यू हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरे मैं सब समझता हूँ, इतनी बड़ी खुशी अचानक मिल गई है ना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस ब्यूटी को फेस कैसे करें। गुस्सा आ जाता है। हीरो उसे घूरते हुए कहता है, चुप कर। दोनों बातें करते करते क्लास में वापस आते हैं। जैसे ही हीरो क्लास में घुसता है, देखता है कि उसकी सीट को लड़कों ने फिर से घेर रखा है, बल्कि ट्रांसफर स्टूडेंट को घेर रखा है। हीरो देखता है कि उसके टेस्ट पेपर पर एक ब्लैक फोन रखा है जिस पर क्यूआर कोड खुला है और दूसरे क्लास के लड़के उसे स्कैन करके वीचैट पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लड़के पीछे थे और स्कैन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ट्रांसफर स्टूडेंट खुद अपना फोन उठाकर दिखा रही थी। ये देखकर लियू यू का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो धीरे से हीरो से कहता है, मुझे पता है अब्रॉड में लोग ओपन माइंडेड होते हैं, पर ये लड़की तो देखने में बड़ी कोल्ड लगती है। मुझे नहीं लगा था ये इतनी फॉरवर्ड होगी। हीरो कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप हाँ में सिर हिलाता है। थोड़ी देर तमाशा देखने के बाद लियू यू हीरो का कंधा थपथपाते हुए कहता है, तुम सही कह रहे थे, लड़की खूबसूरत तो है पर सच में मुसीबत है। तभी क्लास की घंटी बजती है और सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं। उसी वक्त ट्रांसफर स्टूडेंट अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है और हीरो भी अपना पेपर उठाने के लिए हाथ आगे करता है। दोनों के हाथ टेबल पर एक साथ आते हैं और धूप की रोशनी में दोनों की कलाइयों पर एक छोटा सा लाल तिल साफ चमक रहा था। शॉक हो जाती है। उस लाल तिल को देखते ही हीरो एकदम सुन्न पड़ जाता है। ट्रांसफर स्टूडेंट ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बहुत कैजुअली पूछती है, लेकिन हीरो अचानक उस लड़की का चेहरा बहुत ध्यान से घूरने लगता है। ट्रांसफर स्टूडेंट काफी देर तक खुद को घूरे जाने पर परेशान हो जाती है और पलटकर हीरो की आंखों में देखती है। हीरो हकलाते हुए जवाब देता है, चाइनीज, तुम्हारी मार्क्स कैसी है अब? ट्रांसफर स्टूडेंट एकदम नॉर्मल टोन में पूछती है, तुम्हारी कैसी है? हीरो हैरान होकर सिर हिलाता है, ठीक ठाक है। ट्रांसफर स्टूडेंट मुस्कुराते हुए पूछती है, तो तुम साइंस लोगे या आर्ट्स? हीरो अटकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। असल में वो इस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। दोनों के हाथ का वो लाल तिल देखकर उसे सडनली रियलाइज होता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल उसके बचपन वाली उस पड़ोस की खड़ूस दीदी जैसी क्यों दिख रही है। डर जाती है। उसके हाथ पर भी ऐसा ही तिल था जिसकी वजह से बचपन में सब उन्हें गोल्डन कपल चढ़ाते थे। हीरो डरते हुए हिम्मत करके पूछता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? भले ही सच उसके सामने था, पर हीरो अब भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। ट्रांसफर स्टूडेंट हल्का सा आईब्रो उठाती है और जैसे ही जवाब देने वाली होती है, अचानक क्लास का दरवाजा खुलता है और टीचर चिन पेपर्स का बंडल लेकर अंदर आ जाते हैं। क्लास मॉनिटर आकर ये पेपर्स बांटो। बेचारे हीरो को उसका जवाब नहीं मिल पाता। वो किसी जोम्बी की तरह उठता है और स्टेज पर जाकर पेपर्स बांटने लगता है। टीचर चिन को क्लास के सामने सबके मार्क्स अनाउंस करने में बड़ा मजा आता था ताकि बच्चे मोटिवेट हो। इस बार भी वो सबके नाम और मार्क्स बोल रहे थे। आखिर में बस 2 पेपर्स बचे थे। टीचर बोलते हैं, जांग यीचन 125 मार्क्स। पूरी क्लास में खुशफुश शुरू हो जाती है। वाह, यीचन फिर से क्लास टॉपर, हो सकता है ये स्कूल टॉपर भी हो। बार का एग्जाम पेपर तो बहुत ही मुश्किल था, फिर भी मॉनिटर के मार्क्स पिछली बार से ज्यादा आए हैं। लेकिन हीरो जानता था कि वो टॉपर नहीं है, क्योंकि उसके पेपर के ठीक नीचे एक और पेपर था जिस पर 137 मार्क्स थे। हैरान रह जाती है, उस पर किसी क्लास का नाम नहीं था। हीरो को लगा शायद गलती से किसी और का पेपर आ गया है, लेकिन उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, कोई रोल नंबर नहीं। हीरो को लगा ये पक्का किसी टीचर की आंसर की होगी। वो उस पेपर को नीचे रखने लगता है, पर तभी टीचर चिन कहते हैं, पढ़ते रहो। हीरो हैरान होकर जोर से पढ़ता है, सुकिंड्रो 177 मार्क्स। ये नाम सुनते ही पूरी क्लास में हंगामा मच जाता है। ये कौन है? अपनी क्लास की तो नहीं है, कोई जानता है इसे। तभी कुछ बच्चों को अचानक कुछ याद आता है और वो एक्साइटेडली एक दूसरे के कान में खुशफुस करने लगते हैं। पेपर्स बांटने के बाद हीरो जैसे ही वापस अपनी सीट पर जाने लगता है, वो देखता है कि उसकी डेस्क में ट्रांसफर स्टूडेंट अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आ रही है। वो जानी पहचानी आंखें देखकर हीरो एकदम बुत बनकर उसे घूरने लगता है। वो सू किंग्रो ही थी। सू किंग्रो उस जमे हुए हीरो के हाथ से अपना पेपर खींच लेती है और हीरो के शॉक वाले एक्सप्रेशंस देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। टीचर चिन बहुत खुश लग रहे थे। वो कहते हैं, चलो अब हमारी नई स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देगी। सू किंग्रो क्लास की तरफ देखकर बहुत ही पोलाइटली मुस्कुराती है और कहती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सू चिंग्रो है। मैंने अपनी स्कूलिंग यूके से की है। उम्मीद है हम सब अच्छे दोस्त बनेंगे। ये नाम सुनते ही हीरो के दिमाग में सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, शॉक हो जाती है। तभी सू किंग्रो जानबूझकर हीरो की तरफ देखकर एक और लाइन जोड़ती है, बाय द वे मेरी नेशनलिटी चाइनीज ही है। ये सुनकर हीरो के तो होश ही उड़ जाते हैं। टीचर चिन जोर जोर से तालियां बजाते हुए कहते हैं, देखा
अपने देश वापस आकर ही पता चलता है कि अपना देश बेस्ट है। सू चिंग्रो भी सिर हिलाकर कहती है बिल्कुल। हीरो का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वो हवा में तैरते हुए कदमों से वापस अपनी सीट पर जाकर बैठता है। तभी वो देखता है कि सू किंग्रो वापस स्टेज पर जाती है और हीरो का पेपर उठा लाती है, जो वो शौक में वहीं भूल गया। हीरो सोचता है कि ये बचपन वाली दोस्त तो अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो सच में बहुत मैच्योर हो गई है। जब वो दोनों स्टेज पर टीचर चिन से बात कर रहे थे तो वो एकदम किसी मैच्योर अडल्ट जैसी लग रही थी और हीरो खुद को एक बच्चा फील कर रहा था। सोचने लगती है। हीरो को लगता है कि चलो उसका बचपन का वो डरावना सपना अब सच में खत्म हो गया है। बचपन में वो उसे तंग करती थी क्योंकि वो बच्ची थी, अब बड़ी होकर समझदार हो गई है। हीरो दिल बड़ा करते हुए मन ही मन उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है। वो खुश होकर सू किंग्रो के हाथ से अपना पेपर लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो लड़की पेपर नहीं छोड़ती और एकदम कोल्ड टोन में सिर्फ 2 लफ्ज कहती है, इडियट। शॉक हो जाती है ये सुनकर। हीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन सू किंग्रो इतनी शांति से पेपर छोड़ती है कि हीरो को लगता है शायद उसने गलत सुना। वो एकदम कंफ्यूजन में धीरे से अपना पेपर लेकर टेबल पर रखता है और झटके से मुड़कर उसे देखता है। क्या सच में इसने मुझे इडियट बोला या मेरा वहम था? क्लास खत्म होते ही हीरो फिर से वहां से भाग लेता है। वो वापस लियू यू को खींचकर उसी कोने में ले जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ। लियू यू बीच में टोकते हुए कहता है, अरे भाई ये बात तू पिछले पीरियड में भी बता चुका है। लियू यू बहुत ही एक्साइटेड लग रहा था। तू पहले मेरी बात सुन, मुझे अभी अभी एक बात पता चली है। पिछली क्लास में वो जो दूसरे क्लास के लड़के उस ट्रांसफर स्टूडेंट का वीचैट मांग रहे थे ना, मुझे अजीब लगा कि अपनी क्लास का कोई लड़का क्यों नहीं गया मांगने। फिर जब वो सब चले गए तो मुझे क्लास वालों ने बताया कि उस लड़की ने उन्हें अपना क्यूआर कोड नहीं दिया था। हीरो हैरान होकर पूछता है, तो फिर किसका कोड दिया था? तेरा तो नहीं दे दिया। लियू यू उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अरे मेरा क्यों देगी, वो यहाँ किसको जानती है? हीरो सिर हिलाकर कहता है कि उसे नहीं पता। फिर लियू यू बड़े मजे लेते हुए कहता है, उसने टीचर चिन का क्यूआर कोड दिया था। हैरान रह जाती है। ये सुनकर हीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सोचकर ही डर जाता है कि जब टीचर चिन के पास इतने सारे लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। लियू यू आ भरते हुए कहता है, कितनी रुखलेस लड़की है यार। अगर मैं उन लड़कों की जगह होता ना तो सीधा सू किंग्रो से नफरत करने लगता। बहुत खतरनाक है ये। फिर वो आगे कहता है, पर यार लड़की खूबसूरत भी है और फालतू लड़कों को भाव भी नहीं देती। जांग यीशन, तुम इसके डेस्कमेट बने हो, पक्का पिछले जन्म में तुमने दुनिया बचाई होगी। लेकिन हीरो के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। लियू यू ये नोटिस नहीं करता और सू किंग्रो की खूबसूरती के ख्यालों में खोया हुआ पूछता है, हाँ तो तुम अभी क्या कह रहे थे? हीरो एकदम शांत होकर कहता है, मैं सू किंग्रो को जानता हूँ। लियू यू हंसते हुए कहता है, हाँ भाई अब मैं भी जान गया हूँ। सू चिंग्रो नाम भी कितना सुंदर है। हीरो फिर कहता है, सू किंग्रो मेरे घर के बगल में रहती है। शॉक हो जाती है। ये सुनकर लियू यू झटके से मुड़ता है और अविश्वास से कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? हीरो कंफर्म करता है, सू किंग्रो मेरी बचपन की दोस्त है। हम लोग पैदा होने से पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बस 4th क्लास में वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, पर अब शायद वापस आ गए हैं। लियू यू इन सब बातों को सुनकर एकदम पागल हो जाता है। क्या तू सच बोल रहा है? हीरो आ भरते हुए कहता है, झूठ बोलूंगा तो तेरा नौकर बन जाऊंगा। लियू यू एक्साइटमेंट में अपने ही हाथ पर जोर से चिकोटी काटता है और दर्द से चीख पड़ता है। लियू यू एक्साइटेडली हीरो के कंधे पकड़कर हिलाने लगता है, भाई मौके का फायदा उठा, तेरे पास इतना अच्छा चांस है, इसे वेस्ट मत करना। मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें इस ब्यूटी के बचपन वाले बॉयफ्रेंड के रूप में पूरे स्कूल के सामने देखना चाहता हूँ। हीरो का मुंह अजीब सा हो जाता है और उसे क्लास में बोली गई वो इडियट वाली बात याद आ जाती है। गुस्सा आ जाता है। वो दांत पीसते हुए कहता है, मैं उसे अच्छे से नहीं जानता, बल्कि हमारी तो दुश्मनी है। अगर हमारे बीच कोई रिश्ता है भी ना तो वो सिर्फ बाप बेटी वाला है। लियू यू उसे इतना नफरत करते देख पूरा गॉसिप मोड में आ जाता है और पूछता है, सच बता, तुम दोनों के बीच ऐसा क्या राज है, जल्दी बता। फिर हीरो अपने बचपन के सबसे दर्दनाक बुली होने वाले किस्से सुनाने लगता है। उसे लगा कि लियू यू कम से कम उसकी कहानी सुनकर थोड़ी सिंपैथी तो दिखाएगा, लेकिन जब हीरो सिर उठाता है तो देखता है कि लियू यू उसे बहुत ही क्रीप और जलस नजर से देख रहा है। हीरो 3 साल से लियू यू को जानता था। वो तुरंत समझ जाता है और चिढ़कर पूछता है, तू फिर से कौन सी रोमांटिक नॉवल की स्टोरी अपने दिमाग में बना रहा है? वो कोल्ड ब्यूटी और पड़ोस वाली दीदी टाइप। लियू यू एकदम दीवानों की तरह कहता है, जांग येचिन, तुझे पता है कुछ लड़कियां अपना प्यार तंग करके ही जताती हैं। हीरो पूरी तरह से होपलेस होकर बस इतना कह पाता है, तू नहीं समझेगा, तूने वो काले दिन नहीं देखे हैं। तो किंड्रो तो मेरे बचपन का नाइटमेयर है। मैं गुस्से में बोलती हूँ। तभी लियू यू मजे लेते हुए बोलता है, बचपन के वो नाइटमेयर्स क्या पता बड़े होकर तुम्हारे रोमांटिक ड्रीम्स बन जाएं।
मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं दांत पीसने लगती हूँ और कहती हूँ, चुप कर, ऐसी बकवास किताबें पढ़ना बंद कर। फिर हम बातें करते हुए क्लास के डोर तक आते हैं और बैक डोर के वाटर कूलर के पास सू चिंगरो मिल जाती है। वो सीधा मुझे घूर रही होती है और उसके फेस पर एक हल्की सी स्मर्क होती है। पता नहीं कहां से उसने एक पेपर कप और वाटर कार्ड निकाल लिया था और वहां आराम से खड़ी पानी ले रही थी। लियू यू मुझे आंख मारता है पर मैं उसको इग्नोर करके शांति से उसके पास से निकलकर अपनी सीट पर बैठ जाती हूँ। लियू यू की सीट लास्ट रो में थी। वहां बैठते ही वो चुपचाप बैक डोर का मानवा देखने लगता है। सू किंगरो का कप पूरा भरा भी नहीं होता कि वो अपना वाटर कार्ड पास खड़े एक लड़के को देने से बोलती है, थैंक यू। वो थैंक यू सुनकर उस लड़के के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो बड़ी हिम्मत करके उससे बात करता है, हाय, मेरा नाम शिनजे है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लियू यू एक सेकंड के लिए शॉक रह जाता है। फिर जब वो उस लड़के का फेस देखता है तो पता चलता है कि ये सच में शिनजे है। ये देखकर लियू यू गुस्से से पागल होने लगता है। फिर से शिनजे, इन दोनों की तो मिडिल स्कूल से दुश्मनी थी। उस टाइम शिनजे, मेरा मतलब है लियू यू, क्लास की एक लड़की को पसंद करता था और बहुत मुश्किल से बात आगे बढ़ी थी। वो लड़की उसे हर कुछ दिन में मिल्क टी देने आती थी, पर पता नहीं कब अचानक शिनजे ने उस लड़की को इम्प्रेस कर लिया। जब लियू यू प्रपोज करने का प्लान ही बना रहा था तब तक वो दोनों कपल मूवी देखने चले गए थे और अब ये शिनजे मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड जांग यीचन को भी लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। ये तो बर्दाश्त के बाहर था। लियू यू ने मेरी तरफ देखा जो शांति से बुक पढ़ रही थी और उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। वो जल्दी से मेरा वाटर कप उठाता है और मेरी अजीब सी नजरों के बीच बड़ी एक्साइटमेंट से पूछता है, जांग यीचन, क्या तुम पानी पियोगी? मैं सोच में पड़ जाती हूँ। जब हम पहले बेंचमेट्स थे तब हम अक्सर एक दूसरे के लिए पानी लाया करते थे। मुझे लगता है कि शायद वो फ्री बैठा है इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो मैं मान जाती हूँ, हाँ ठीक है। लियू यू जल्दी से वाटर कूलर की तरफ भागता है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ और नोटिस करती हूँ कि सू किंगरो अभी भी वहीं खड़ी है और उसके पास शिनजे है। मुझे लियू यू और शिनजे की पुरानी दुश्मनी के बारे में पता था, तो लियू यू इतना एक्साइटेड होकर पानी लेने क्यों गया, और वो भी स्पेशली मेरा कप लेकर। एक सेकंड मुझे अचानक कुछ गड़बड़ लगने लगती है। जब मैं ये सब ओवरथिंक कर रही होती हूँ तभी सू किंगरो अचानक मेरी तरफ देखती है। एक सेकंड के लिए हमारी आंखें मिलती हैं। मैं जल्दी से अपना मुंह घुमा लेती हूँ और दीवार पर लगी क्लॉक को देखने लगती हूँ, जैसे मैं बस टाइम चेक कर रही थी। दूसरी तरफ लियू यू बैटलफील्ड में एंट्री मार चुका था। शिनजे उसे देखते ही अजीब सा मुंह बनाता है और शिनजे की बकवास बंद नहीं होती। मैं मिडिल स्कूल में यूके ट्रिप पर गया था। तभी लियू यू अचानक बीच में बोल पड़ता है, सू क्लासमेट, तुम्हारे डेस्कमेट ने बोला है कि उसके लिए एक कप पानी ले आओ। ये सुनकर सू चिंगरो थोड़ी कंफ्यूज लगती है और शिनजे की बात बीच में ही कट जाती है। लियू यू कप देने की एक्टिंग ऐसे करता है जैसे सच में यही प्लान हो। सू किंगरो शांति से कप ले लेती है पर उसके पास वाटर कार्ड नहीं होता और लियू यू का उसे अपना कार्ड देने का कोई इरादा नहीं होता। वो बस अपना कप सू चिंगरो को देकर बोलता है, तो प्लीज ये उसको वापस दे देना। ये बोलकर लियू यू खुशी से उछलता हुआ वहां से चला जाता है। शिनजे को इतना गुस्सा आता है कि बस लियू यू ने तो गेम ही पलट दिया। ये साफ था कि वो उसे टारगेट कर रहा है, पर वो कंफ्यूज भी था कि लियू यू ने जांग यीचन का नाम क्यों लिया। क्या सू किंगरो और वो इतनी जल्दी इतने क्लोज हो गए हैं? पर शिनजे को कोई डर नहीं था। उसके हिसाब से जांग यीचन तो बस एक बोरिंग बुकवर्म है। फॉरेन से आई सू किंगरो उस जैसे पर क्यों ध्यान देगी? ये सोचकर शिनजे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, ये जानते हुए कि लियू यू उसे देख रहा है। वो जानबूझकर अपना वाटर कार्ड आगे करता है और एक फेक स्वीट स्माइल के साथ बोलता है, तुम मेरा कार्ड यूज कर लो। और यहाँ मैं उन्हें लगातार तो घूर नहीं सकती थी, तो मैं वापस अपनी बुक में सिर झुका लेती हूँ, पर अंदर से बहुत एंग्शियस फील करती हूँ। पता नहीं ये लियू यू अब मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी करने वाला है। तभी मुझे अपनी आंखों के कॉर्नर से कोई आता हुआ दिखता है। एक हाथ मेरे टेबल पर पानी से भरा कप रख देता है। मैं गुस्से से ऊपर देखती हूँ, इतनी देर से मेरे कप के साथ क्या बदमाशी कर रहे थे। सू किंगरो का हाथ कप पर ही रुक जाता है और फिर उसके होंठों पर एक स्मर्क आ जाती है। क्यों तुम्हें लग रहा है मैं देर से आई? मैं हैरान रह जाती हूँ क्योंकि कप लियू यू नहीं बल्कि सू किंगरो लेकर आई थी। मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है और मैं हकलाते हुए पूछती हूँ, तुम मेरा पानी क्यों लाई? लियू यू कहाँ है? सू चिंगरो बड़ी शांति से बोलती है, क्या वो वही क्लासमेट है जिसने मुझे कप दिया था? ये बोलते हुए वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। मैं मुड़कर देखती हूँ तो लियू यू मुझे आंख मार रहा होता है। मैं उसे एक गुस्से वाली लुक देती हूँ। सू चिंगरो मेरा ये क्यूट और गुस्से वाला फेस देखती है और अचानक अपना हाथ उठाती है, पर बीच में ही रोक लेती है। मैं उसकी इस अजीब हरकत को देखकर डर जाती हूँ और थोड़ा दीवार की तरफ सरक जाती हूँ। क्या करना चाहती हो तुम? सू चिंगरो अपना हाथ वापस ले लेती है और आराम से बोलती है, कुछ नहीं। उसकी इस हाइट से मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा सिर पात करना चाहती थी। मुझे याद आता है जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, पड़ोस वाली ईविल दीदी ऐसे ही मेरे बाल खराब कर देती थी। जो इंसान मेरी मेमोरी के किसी कोने में था वो अचानक मेरे सामने आ गया था। मुझे अभी भी ये सब सपने जैसा लग रहा था। मैं थोड़ा और उसके पास झुकती हूँ और धीरे से पूछती हूँ, चिंगरो क्लासमेट, क्या तुम वही सू किंगरो हो जिसे मैं जानती हूँ?
सू किंगरो अपनी आईब्रोज रेज करती है, वो भी मेरी तरफ थोड़ा झुकती है। उसकी टोन थोड़ी नाराज लग रही होती है। मुझे लगा जब तुम क्लास में आई तभी तुमने मुझे पहचान लिया होगा। मैं अपना मुंह बनाती हूँ और अपने अंदर की उस अजीब खुशी को दबाते हुए बोलती हूँ, नहीं, मैं तो तुम्हें कब का भूल चुकी हूँ। मैं अपनी रिस्ट आगे करती हूँ जिस पर एक रेड मार्क था। अगर मैं ये मार्क नहीं देखती तो मुझे सच में कुछ याद नहीं आता। सू चिंगरो भी अपनी रिस्ट आगे करती है। हम दोनों के रिस्ट पर रेड मार्क बिल्कुल सेम जगह पर था। एक बहुत ही अजीब सी डेस्टिनी वाली फीलिंग आती है, पर पता नहीं क्यों वो अचानक से थोड़ी कोल्ड हो जाती है और बस ओ बोलकर शांत हो जाती है। मुझे थोड़ी देर में रियलाइज होता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रूड बोल दिया। मैं जल्दी से एक्सप्लेन करने लगती हूँ, मेरा मतलब है बहुत साल हो गए हैं ना, और वो सब बचपन की बातें थी, है ना। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि एक बच्चा सब कुछ परफेक्ट याद रखे, पर सू किंगरो ये सब नहीं सुनती, तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं भूली। मैं शॉक रह जाती हूँ और बोलती हूँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। मुझे रियलाइज होता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अजीब बातें कर रही हूँ, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ और सू किंगरो भी थोड़ी देर शांत रहती है। फिर वो अचानक एक स्मर्क के साथ बोलती है, हाँ, बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल अगली। मुझे बहुत गुस्सा आता है। बचपन में इस लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात का क्या जवाब दूं। अगर मैं आर्ग्यू करती हूं तो लगेगा कि मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, पर मैं रिटर्न में क्या इंसल्ट कर सकती थी। सो चिंगरो अब बिल्कुल भी अगली नहीं थी। अगर मैं उसे अगली बोलती तो वो बिल्कुल फेक लगता। इस कंफ्यूजन में मैंने जवाब देने का परफेक्ट टाइम मिस कर दिया। मैं गुस्से में अपना मुंह घुमाती हूँ और टेबल पर सिर रखकर वर्कपुल सॉल्व करने लगती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उससे बात नहीं करूंगी, पर सू चिंगरो को अब बातें करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो अपना पेन लेती है और मेरे आर्म पर पोक करके लेजीली बोलती है, जियांग क्लासमेट, बस अकेले अकेले पढ़ाई मत करो। तुम्हारे नए डेस्कमेट के पास तो एक भी बुक नहीं है। मैं और जिद्दी हो जाती हूँ और वर्कबुक छुपाते हुए कॉर्नर में खिसक जाती हूँ। सू चिंगरो भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो फिर से मुझे पेन से पोक करती है। जियांग क्लासमेट, मेरे लेफ्ट में दीवार है, मैं और नहीं खिसक सकता। अब मैं बिल्कुल एक हेल्पलेस व्हाइट रैबिट की तरह दीवार के कॉर्नर में फंस चुकी थी, जिसे एक हंटर ने घेर लिया हो। मैं बस अपनी वर्कबुक को कस के पकड़े रखती हूँ और पूरी तरह टेबल पर गिर जाती हूँ। सू किंगरो एक मानवाटिक साई लेती है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी एक लड़का उसकी बात काट देता है। सू किंगरो क्लासमेट, तुम मेरी वर्कबुक यूज कर सकती हो। मुझे नेक्स्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड आर्ट बनाने जाना है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि शेंजे था। सू चिंगरो और मैं दोनों उसकी तरफ देखते हैं। शेंजे आयल में खड़ा था और बड़ा जनरस बनने की एक्टिंग कर रहा था। फिर वो अपनी वर्कबुक आगे बढ़ाता है। सू चिंगरो उस वर्कबुक की तरफ देखती है जिस पर शेंजे लिखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कोल्डनेस थी, फेस पर कोई इमोशन नहीं था और वो उसे पकड़ भी नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगता है, शेंजे आज इतना ओवर फ्रेंडली क्यों हो रहा है। पहले तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं सू किंगरो की तरफ देखता और मेरी नजर सीधा सू किंगरो से मिलती है। एक सेकंड के लिए हम एक दूसरे को देखते हैं और उसकी कोल्ड नजरों से मुझे थोड़ी नर्वस फीलिंग आती है। मुझे और अजीब लगने लगता है, क्या वो इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसे शर्म आ रही है। मैं थोड़ी देर सोचती हूँ और फिर उसकी जगह शेंजे की वर्कबुक पकड़कर सू किंगरो के टेबल पर रख देती हूँ। रख लो, हमारी क्लास बहुत स्वीट और हेल्पफुल है। ये देखकर सू किंगरो की नजरें और डार्क हो जाती हैं। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे घूरा हो। मैं बड़ी इनोसेंटली अपनी आंखें ब्लिंक करती हूँ। अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। सू किंगरो अपनी नजरें नीचे करती है और धीरे से शेंजे को बोलती है, थैंक यू। शेंजे मुझे एक लुक देता है और स्माइल करके बोलता है, यू वेलकम। सू क्लासमेट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे बोल रहा था जैसे अगर मैं सू किंगरो की हेल्प करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं सच में नहीं जानती थी कि शेंजे मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों निकाल रहा है। मुझे लगा वाटर कूलर के पास लियू यू ने ही पंगा लिया था। सच बोलूं तो मेरी सीट साउथ वेस्ट कॉर्नर में थी और शेंजे की नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। यहाँ आना सच में बहुत बड़ी मेहनत का काम था, पर शेंजे स्पेशली उसके लिए वर्कबुक लाया था। शेंजे का स्पेशली यहाँ आकर वर्कबुक देना सच में बड़ा अजीब था। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, शेंजे इतनी परफेक्ट टाइमिंग पर कैसे आया? क्या वो अपनी सीट से हम दोनों को ही घूर रहा था? पर हमें क्यों? मैं थूक निकलती हूँ और चुपचाप सू किंगरो को देखती हूँ। क्या लव एट फर्स्ट साइट इतनी जल्दी होता है? उफ, ये लड़की तो सच में डिजास्टर है। शेंजे मुझे वापस टॉन्ट मारना चाहता था, पर सू किंगरो का एक्सप्रेशन देखकर वो रुक जाता है। उसका मेन प्लान तो पूरा हो ही गया था। वो कब से पीछे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं दूसरों को इंप्रेस करने में कितनी एक्सपर्ट हूँ, स्पेशली इतना क्लोज आकर बातें करना। क्या हम दोनों किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे? पर हम अभी तो मिले थे, तो सीक्रेट्स कहाँ से आए? और वो भी इतने मानवाटिक तरीके से टेबल पर गिरकर। क्या उसे लगता है लोगों को कुछ समझ नहीं आता? शेंजे बस हमारी बातों को कट करने ही आया था। मैं अब चलता हूँ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरी सीट पर रख देना वहां पीछे। ये बोलकर शेंजे ने एक पीछे की सीट की तरफ इशारा किया। सू किंगरो ने पीछे देखा और नॉट किया। ठीक है, बाय।
शिनजे ने एक स्वीट सी स्माइल दी और हाथ हिलाते हुए चला गया। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं एक थर्ड व्हील हूँ, बिल्कुल एक्स्ट्रा। तभी क्लास की बेल बज जाती है, पर टीचर अभी तक नहीं आते। मैं सू किंगरो को इग्नोर करके अपना मुंह बनाती हूँ, सीधी बैठती हूँ और कॉर्नर में अपनी वर्कबुक सॉल्व करने लगती हूँ। सू किंगरो भी चुपचाप बैठी रहती हैं बिना हिले, पर वो पूरी तरह से शांत नहीं थी। वो खाली ब्लैक बोर्ड से अपनी नजरें हटाकर शांति से क्वेश्चन सॉल्व कर रही मेरी तरफ देखती है। मेरे आगे के बालों ने मेरी आंखों का कुछ हिस्सा कवर कर रखा था, इसलिए वो मेरे एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। सू किंगरो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर मुझे घूरती है। सू किंगरो थोड़ी परेशान होकर मुझे देखती है। हम 5 साल बाद मिले थे और इन 5 सालों में प्यूबर्टी के कारण बहुत कुछ बदल गया था। मेरे फेशियल फीचर्स अब शार्प हो गए थे, पर मेरी वो सिली और इनोसेंट सी वाइब अभी भी वैसी ही थी, जिसे देखकर किसी का भी बुली करने का मन कर जाए। आज सुबह जब सू किंगरो घर से निकली थी, उसने कॉलोनी के बाहर एक स्टूडेंट को रास्ते पर पत्थर मारते हुए देखा था। बिल्कुल अपनी दुनिया में खोई हुई इसी पुरानी आदत की वजह से सू किंगरो ने मुझे तुरंत पहचान लिया था। पर 5 साल बाद मिलने के कारण वो 100% श्योर नहीं थी। वो मेरे पास आके चेक करना चाहती थी, पर यह सब ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए उसने फेक टकराने का प्लान बनाया ताकि सॉरी बोलने के बहाने वो चेक कर सके कि मैं ही थी या नहीं। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो वो सच में खुश होकर मुस्कुराई थी। उसे लगा था मैं रुककर हेलो बोलूंगी, पर मैं तो बिना पलटे ही वहां से निकल आई थी। अभी मैं अपनी वर्कबुक लिख रही थी, पर मुझे कुछ अजीब लगने लगा। मेरे टेबल पर रखे आर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने राइट साइड देखा तो याद आया कि सू किंगरो ने मुझे स्क्वीज करके एकदम दीवार पर चिपका दिया था और अब तक वापस नहीं हटी थी। क्लास एकदम शांत थी। मैं 3 सेकंड वेट करती हूँ और फिर मुड़कर सू किंगरो को देखती हूँ। उस 1 सेकंड के लिए हमारी नजरें मिलती हैं। वो शिनजे की वर्कबुक को देख रही थी। मैं शॉक हो जाती हूँ, पर मुझे लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस होगा, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं अपना पेन निकालती हूँ और हमारे बीच के डेस्क पर धीरे से तप करती हूँ। जब सू किंगरो मुझे देखती है तो मैं साफ शब्दों में बोलती हूँ, सू क्लासमेट, तुमने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ली है। सू किंगरो मुझे एक ठंडी लुक देती है और बोलती है, कहाँ क्रॉस की? ये सुनकर मैं फ्राउन करती हूँ। तुम टेबल के बिल्कुल सेंटर तक आ चुकी हो। मैं मन ही मन सोचती हूँ, दीदी इतनी कम उम्र में अब्रॉड गई और अब ढंग से बात करना भी भूल गई। क्या तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं? ऑफ कोर्स ये सब मैं सिर्फ अपने दिमाग में बोल रही थी। मैं फिर से अपने पेन से हमारी डेस्क के बीच की इमेजिनरी लाइन पॉइंट करती हूँ। दिखा तुम्हें? सू किंगरो बड़ी लापरवाही से अपना हाथ हिलाती है और बोलती है, बॉर्डर लाइन? तुम्हारा 88%, मेरा 70 चाहता। मैंने क्रॉस नहीं किया। मैं उसे कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड होकर घूरती हूँ, पर मेरी उस लुक का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं बस एक गुस्से वाले छोटे पपी की तरह लग रही थी। सू किंगरो अपनी आईब्राउज रेज करती है और जैसे मुझ पर तरस खाते हुए खुद थोड़ा साइड में सरक जाती है। क्लास खत्म होने तक हम दोनों ने एक वर्ड भी बात नहीं की, पर मैंने नोटिस किया सू किंगरो ने शिनजे की उस वर्कबुक को खोलकर तक नहीं देखा और क्लास खत्म होते ही उसने आइल में खड़ी एक लड़की से वो वर्कबुक शिनजे को पास करने के लिए बोल दी और उसने सीधा उस लड़की को बोल दिया कि वो वर्कबुक शिनजे को दे आए। उसका रीजन ये था कि उसे नहीं पता शिनजे कहाँ बैठता है। उस लड़की का नाम सॉन्ग मेंगमंग था, जो एक नंबर की चैटर बॉक्स थी और किसी से भी बात कर लेती थी। पहले वो सू किंगरो को थोड़ा आरोगेंट समझकर उससे बात नहीं कर रही थी, पर अब जब सू किंगरो ने खुद उससे बात की और उसकी टोन उसके फेस जितनी कोल्ड नहीं थी, तो वो तुरंत फ्रेंडली हो गई। वर्कबुक पास करने के बाद वो सू किंगरो से बातें करने लगी। मेरा सुनने का कोई प्लान नहीं था, पर सॉन्ग मेंगमेंग सच में बहुत बोलती थी, तो मैंने थोड़ा सुन ही लिया। सॉन्ग मेंगमेंग बोल रही थी, क्या तुमने बीजिंग रोस्ट डक खाई है? मुझे लगता है फॉरेन की रोस्ट पिग और रोस्ट डक का टेस्ट सेम ही होता होगा, क्योंकि दोनों रोस्ट किए जाते हैं। यहाँ का लोटस लीफ रोस्ट चिकन भी बहुत अच्छा है। कभी टाइम मिले तो हम फ्रेश सी फूड बारबे खाने चलेंगे। सू किंगरो हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है, मैं मीट नहीं खाती। सॉन्ग मेंगमंग ओ बोलती है, पर रुकती नहीं। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक से रोस्ट की हुई डक ज्यादा क्रिस्पी होती है। वैसे भी देश अब न्यू एनर्जी प्रमोट कर रहा, तो हमें इलेक्ट्रिक रोस्टिंग सपोर्ट करनी चाहिए। कोल से रोस्ट करना एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। सू किंगरो बस स्माइल करती है, पर कुछ बोलती नहीं। मुझे लग रहा था कि सू किंगरो को पक्का लग रहा होगा कि सॉन्ग मेंगमंग बिल्कुल पागल हो चुकी है। ऐसे ही दोपहर निकल जाती है। मैं बस स्टडी पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी, पर बीच बीच में मुझे नींद आ रही थी और मैंने लियू यू को भी कई बार डांटा कि वो अपनी बकवास बातें सबको ना बताए और अपना बड़ा मुंह बंद रखे। मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को मेरे और सू किंगरो के पास्ट के बारे में पता चले, और वैसे भी इसमें बताने जैसा कुछ था भी नहीं। अगर मैं सबको बताऊंगी तो ऐसा लो प्रोफाइल रहना पसंद करती हूँ। मैं हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करती हूँ, पर किस्मत को शायद मेरी ये शांति मंजूर नहीं थी। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपना बैग पैक कर रही होती हूँ। मैं अपने कुछ टेस्ट पेपर साथ रख लेती हूँ और घर जाकर डांट सुनने के लिए मेंटली रेडी हो जाती हूँ।
पापा अपने दोस्तों से मिलने गए थे और पता नहीं कब आएंगे। जब मम्मी गुस्सा होती थी तब सिर्फ पापा ही मेरी साइड लेकर मुझे बचा सकते थे। ये सोचकर मेरा मूड पूरा दिन खराब था। सू किंगरो ये सब देख रही थी। जब उसने मुझे इंग्लिश के टेस्ट पेपर को ब्लैंक फेस से घूरते हुए देखा तो उसने मुझे एक लुक दी और हंसते हुए अजीब सी टोन में बोली, तुम मार्क्स कम आने पर अभी भी रोते हो क्या? मैं तुरंत रिएक्ट करती हूँ और उसको घूर कर ड्राइली बोलती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं अकड़ कर बोलती हूँ। जब सू किंगरो स्कूल आई तभी हमारे मंथली एग्जाम्स चल रहे थे। उसने डायरेक्टली ऑफिस में बैठकर ही तीनों पेपर्स दिए थे, लैंग्वेज, मैथ और इंग्लिश। उसके तीनों पेपर्स उसके डेस्क पर ओपन थे। लैंग्वेज के अलावा बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में उसके 150 आउट ऑफ 150 थे और हालांकि लैंग्वेज में फुल मार्क्स नहीं थे, फिर भी वो क्लास और शायद पूरे स्कूल में टॉपर थी। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, इसके मार्क्स इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? सू किंगरो बड़े आराम से अपने पेपर्स पाक करते हुए बोलती है, तुम्हारे मार्क्स इतने खराब हैं, मुझे लगता है तुम अभी मेरे पेपर्स बिल्कुल नहीं देखना चाहोगी। आसपास कोई नहीं था। मैंने लेफ्ट राइट चेक किया कि कोई नए स्टूडेंट को परेशान करते हुए मुझे देख तो नहीं रहा और फिर अपने दांत दिखाते हुए उसको घूरती हूँ, मैं तुम्हें भी नहीं देखना चाहती। सू किंगरो अपनी आंखें ब्लिंक करती है। उसके एक्सप्रेशन से कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तो ठीक नहीं है। मैं कोल्ड स्माइल करती हूँ और अपना बैग शोल्डर पर डालकर बोलती हूँ, मैं चली। सू किंगरो भी मेरे पीछे पीछे क्लास से बाहर आती है। गेट पर हमें सॉन्ग मैंगमंग मिल जाती है। वो हम दोनों को देखती है और कैजुअली बोलती है, लगता है तुम और सू किंगरो काफी जल्दी क्लोज हो गए हो। बोलने वाले का कोई गलत इरादा नहीं था, पर सुनने वाले ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। कॉरिडोर में पहले से ही कुछ लड़के खड़े थे जो बातें कर रहे थे, पर उनकी आंखें हमारी ही तरफ थी। सॉन्ग मैंगमंग की बात सुनते ही कॉरिडोर में अचानक सन्नाटा छा जाता है। मेरे दिमाग के अलार्म बजने लगते हैं और मैं तुरंत सीरियस फेस बनाकर एकदम बकवास करने लगती हूँ। सू क्लासमेट को स्कूल गेट नहीं मिल रहा था तो मैं उसे बस रास्ता दिखा रही हूँ। सॉन्ग मैंगमंग ओ बोलकर ज्यादा नहीं सोचती और हमें बाय बोलकर सीढ़ियां उतर जाती है। स्कूल छूटने के बाद सॉन्ग मैंगमंग हमेशा ऐसी ही जल्दी में रहती है। मैं डर के मारे सू किंगरो का फेस देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाती और बस फेक स्माइल करके बोलती हूँ, सू क्लासमेट चलो चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ, फिर थोड़ा धीमी होती हूँ और जब श्योर हो जाती हूँ कि सू किंगरो पीछे आ रही है तभी आगे बढ़ती हूँ। सीढ़ियां उतरते वक्त मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग नए ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तो एक लड़के को सीधा मेरी तरफ इशारा करते हुए भी सुना। इसने पक्का पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, तभी इसे इस जन्म में ऐसी ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ बैठने को मिला। ये सुनकर मैं सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं बस जाकर उससे बहस करने ही वाली थी कि सू किंगरो पीछे से आ जाती है और मेरे बिल्कुल साथ चलने लगती है। स्कूल के गेट से बाहर निकलते वक्त एक रास्ते से गुजरना होता था जिसके दोनों तरफ चेरी ब्लॉसम के पेड़ थे। ये अक्टूबर ब्लूमिंग चेरी थे और अभी फ्लावर्स खिलने का परफेक्ट सीजन था। रोज स्कूल के बाद यहां बहुत सारे लड़के लड़कियां घूमते दिख जाते थे। ये नजारा सच में दिल जीतने वाला था। मैं जब भी यहां से गुजरती मैं ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड स्लो कर देती थी ताकि हवा में चेरी ब्लॉसम्स की खुशबू को फील कर सकूं। आज थोड़ी हवा चल रही थी जिसकी वजह से चेरी ब्लॉसम की पेटल्स हवा में उड़ रही थी। यह सीन सच में किसी मूवी जैसा लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने टीचर से छुपकर अपने फोन निकाले और फोटो क्लिक करने लगे। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर सकूं, पर मेरे पास फोन ही नहीं था और होता भी तो मैं निकालने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि स्कूल में फोन चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी। पर वेट, एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट जिसको कांटेक्ट बनाए रखने के लिए अभी फोन की जरूरत थी, उसके पास तो होगा ना। ये सोचते ही मेरी आंखें चमक उठती। हल्के से मुड़कर मैं जैसे ही सू किंगरो से फोन मांगने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक खट की आवाज आई। मेरा सारा उत्साह तुरंत गायब हो गया। मैं सकपकाकर उसे देखने लगा। सू किंगरो ने अपना फोन सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर रखा था। उसने सिर पर टोपी पहनी हुई थी और बस हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अरे पकड़े गए। उसके लहजे में शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। मैं फौरन उसके पास भागा। क्या शूट किया तुमने? मुझे दिखाओ। सू किंगरो ने बिजली की रफ्तार से फोन अपनी जेब में डाल लिया। देखो, पब्लिक प्लेस है, जबरदस्ती मत करो। अब मैं सरेआम उसके हाथ तो नहीं छीन सकता था ना। मैं गुस्से में था या कुछ और समझ नहीं आया, पर उसकी उस कातिलाना खूबसूरती को देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने चिढ़कर चिल्लाते हुए कहा, सू किंगरो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। जैसा तुम बचपन में मुझे परेशान करती थी वो अब नहीं चलेगा। सू किंगरो ने बस कंधे उचकाए। हालांकि टोपी की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी गजब की पर्सनालिटी की वजह से लोग हमें ही देखे जा रहे थे। जब मैंने देखा कि सबकी नजरें हम पर हैं, तो मैं अपना सिर नीचा करके वहां से चल दिया। सोचा, अगर पंगा नहीं ले सकता तो बच तो सकता हूं। बचपन की वो सताने वाली बड़ी बहन और अब मेरी डेस्क मेट, ये सोचकर ही मेरी चाल और तेज हो गई। तभी स्कूल गेट के बाहर किसी ने आवाज दी, ई-चेन। मैं रुक गया और इधर उधर देखा, पर कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखा। क्या मैंने गलत सुना? मैं थोड़ा हिचकिचाया और फिर चलने लगा। तभी सड़क किनारे एक काली कार रुकी। वो काली गाड़ी मेरे बगल में आकर रुक गई।
तभी सामने वाली खिड़की नीचे हुई और आंटी का वो जाना पहचाना चेहरा दिखा। आंटी मुस्कुराते हुए बोली, ई चेन, ये चेहरा जितना पुराना था उतना ही यादों से भरा हुआ। मैं हैरानी से अपना मुंह ढंग कर रह गया। मम्मी, तभी पीछे से सू किंगरो की आवाज आई। सू आंटी, ये सू आंटी ही थी जो बचपन में मेरे घर के बगल में रहती थी और मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। कितना इत्तेफाक है, किंगरो भी बाहर आ गई, आंटी ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ई चेन, क्या तुम्हें याद हूं? मैंने फौरन जवाब दिया, सू आंटी, बिल्कुल याद है। स्वीट एंड खट्टी सुअर की मीट, रेड ब्राउन मीट। सू किंगरो ने एक ठंडी आह भरी और चिढ़कर मुझसे दूर हटते हुए बोली, अब तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है ना? मैं वहां बहुत अजीब महसूस कर रहा था और आंटी बस हम दोनों को देख मुस्कुरा रही। चलो जल्दी चलो, तुम्हारे मम्मी पापा होटल में इंतजार कर रहे हैं। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। याद आया, मम्मी ने दोपहर में बताया था कि पापा किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हैं। वही सू अंकल थे। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम होटल पहुंचे। वाकई मेरे मम्मी पापा वहां मौजूद थे और पापा के बगल में वही अंकल बैठे थे। मैंने अदब से अंकल कहा तो वो मुस्कुराकर खड़े हो गए और मेरा कद नापने लगे। अरे वाह, लड़का कितना बड़ा हो गया है, बरसों बाद मिल रहे हैं। मेरे पापा भी हंस पड़े। सही कहा, पलक झपकते ही हाई स्कूल में आ गया। मुझे तो लगता है कल की ही बात है जब ईचेन बिस्तर गीला करता था। ये सुनकर मैं शर्म से गड़ गया। काश कहीं जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जल्दी ही हम सब खाने की मेज पर बैठ गए। मैं मम्मी के बगल में था और सू किंगरो अपनी मम्मी के पास, और इत्तेफाक से हम दोनों पास पास ही थे। बैठते समय सू किंगरो ने मेरे लिए कुर्सी खींची। मैं तो सन्न रह गया। क्या ये वही सू किंगरो है जिसे मैं जानता हूं? बड़ों के सामने उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। मम्मी ने धीरे से मेरी कोहनी मारते हुए कहा, दीदी को थैंक्स बोलो। जब मैंने थोड़ा हिचकिचा कर देखा तो मम्मी बोली, क्या हुआ? ये तुम्हारी बचपन की किंगरो दीदी है, याद नहीं? तभी सू आंटी ने बात काटते हुए कहा, कितना बड़ा संयोग है, किंगरो का ट्रांसफर हुआ और उसने इत्तेफाक से वही क्लास चुनी। अब तो ये दोनों डेस्क मेट्स हैं। दीदी वाला मुद्दा तो टल गया, लेकिन मैंने राहत की सांस लेते हुए दाईं ओर बैठी सू किंगरो को एक तिरछी नजर मारी। इतना नाटक करती है, मैंने मन में सोचा ही था कि सू किंगरो ने एक और चाल चली। उसने मुझे एक नजर देखा और धीरे से बोली, ईचेन छोटे भाई, क्या तुम अभी भी क्लास में हिंदी यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हो? मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ने वाली है ना ईचेन? उसके मुंह से वो छोटा भाई और आखिर में वो ईचेन सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। लेकिन बड़ों के सामने मैं क्या करता? मैंने एक नकली मुस्कान बिखेरी। किंगरो दीदी, आप भी ना? सू किंगरो ने अपनी खूबसूरत भौहें सिकोड़ी पर कुछ कहा नहीं। सू अंकल ने मेरे पापा की तरफ देखकर ठहाका लगाया। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये दीदी भाई कहना अजीब लगता है। हमारे जमाने में तो हम एक ही अक्षर के नाम बुलाते थे, है ना? सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मम्मी पापा के जमाने की बात होती तो मुझे सू किंगरों को बस रो बुलाना पड़ता। मेरे पापा भी हंसने लगे। सही कहा, पहले मैं तुम्हें होंग बुलाता था और तुम मुझे चेन। अब वो फैशन गया। मम्मी, जो हमेशा बहुत गंभीर रहती थी, उनका चेहरा भी खिल गया। उन्होंने घूंट भरते हुए कहा, ईचेन, अगर तुम्हें दीदी बोलने में शर्म आती है तो सीधे किंगरो कह लो। सू अंकल ने भी सिर हिलाया। मैं हैरान था। मैंने हिम्मत जुटाई और सू किंगरो की तरफ देखते हुए शांति से कहा, किंगरो। सू किंगरो ने भी कुछ नहीं कहा। बड़ों के सामने वो बहुत ही संस्कारी और प्यारी बन रही थी। बातें चल ही रही थी कि तभी वेटर खाना लाने लगा। खाने के बीच में ही सू आंटी ने अचानक अपने पैर पर हाथ मारा और सू अंकल को धक्का दिया। अरे, मैं तो भूल ही गई, तुमने याद भी नहीं दिलाया। सू अंकल भी हड़बड़ा गए। अरे, मेरा दिमाग भी। वो चीज तो कार में ही रह गई। उन्होंने फौरन ड्राइवर को फोन किया कि डिग्गी से काला वाला बॉक्स लेकर आओ। बड़ों की बातों में मैं खोया हुआ था कि अचानक मेरी प्लेट में एक झींगा लॉबस्टर आकर गिरा। मैं चौंक गया और देखा कि सू किंगरो बड़े आराम से चॉपस्टिक लिए बैठी है। मैंने एक एक शब्द जोड़ देकर पूछा, ये क्या कर रही हो? सू किंगरो को शायद वो रिएक्शन नहीं मिला जो वो चाहती थी, तो उसने बड़ी शरारत भरी आवाज में पूछा, क्या अब तुम्हें झींगे से डर नहीं लगता? मुझे याद है बचपन में एक बार झींगे ने तुम्हें काट लिया था, तब से तुम्हें फोबिया था ना? बड़े अपनी बातों में मशगूल थे, किसी ने हमें नोटिस नहीं किया। मैं समझ गया कि वो मुझे छेड़ रही है। मैंने गुस्से में कहा, मैं भी बड़ा हो गया हूं, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है मैं वैसा ही हूं? सू किंगरो मुस्कुराई। हाँ, तुम्हारी अकल तो आज भी वहीं अटकी है। मैंने ठंडी सांस ली। भले ही मैं नहीं बदला, लेकिन तुम पहले से ज्यादा बचकानी हो गई हो। ईचेन छोटे भाई, ऐसी बातें किंगरो दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं। उसने आलस भरे अंदाज में कहा। फिर आंखों में शरारत लिए बोली, ईचेन छोटे भाई, जल्दी से किंगरो दीदी बोलकर तो सुनाओ। मैंने मुंह घुमा लिया और ड्रिंक पीने लगा, पर जैसे ही मैं घूंट लेने वाला था, उसने फिर से मुझे ईचेन कहकर पुकारा। मैं बुरी तरह डर गया और मेरी ड्रिंक गले में फंस गई। मैं जोर जोर से खांसने लगा। मम्मी फौरन मेरे पास आई और मेरी पीठ थपथपाने लगी। आराम से पियो, क्या कर रहे हो? सू किंगरो ने बड़ी शांति से मुझे टिश्यू पकड़ाए, जिससे मुझे और भी तेज खांसी आ गई। जब मैं थोड़ा संभला तो देखा सू आंटी मेरे सामने खड़ी थी और एक खूबसूरत रेड वेलवेट बॉक्स थामे हुए थी।
ई चैन, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी कुछ मिलेगा, तो मैं खड़ा हुआ। शुक्रिया सू आंटी, सू अंकल। आंटी बोली, ये किंगरो ने ही तो पसंद किया है। मेरा गला फिर से अटक गया। मैंने सू किंगरो की तरफ देखा जो मुझे ही घूर रही थी। मैंने गहरी सांस ली। शुक्रिया किंगरो दीवी। सू किंगरो मुस्कुराती रही। शुक्रिया की जरूरत नहीं, जल्दी खोलकर देखो पसंद आया या नहीं। मैंने बैठकर रिबन खोला और जैसे ही बटन दबाया बॉक्स खुल गया। अंदर एक बहुत ही स्टाइलिश पेन था। सच कहूं तो पहली नजर में ही मुझे वो पेन बहुत पसंद आया। जल्दी ही डिनर खत्म हुआ और सब खुशी खुशी घर लौट आए। घर पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरा वो डरावना बचपन का दोस्त वापस आ गया था, वो भी मेरी ही क्लास में और मेरी डेस्क मेट बनकर। हालांकि अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, पर उसकी आदतें वही पुरानी और शैतानी वाली थी। अगली सुबह मैं बड़ी मुश्किल से उठा। शरीर तो जाग गया था, पर दिमाग अभी भी सो रहा था। नीचे नाश्ता करने आया तो देखा पापा मुझे इशारे कर रहे थे। मैं तुरंत समझ गया, मम्मी को फिर पता चल गया है कि मैंने कोई गलती की है। और वही हुआ, मम्मी मुझे घूर रही थी। इचेन, कल रात मैंने क्लास का रिजल्ट देखा। तुम्हें पता है इस बार तुम्हारी रैंक क्या आई है? खुद देख लो। मैं बोला, नहीं पता। मुझे बस इतना पता था कि पूरी क्लास का पेपर बहुत खराब गया था और रैंक लिस्ट पब्लिक नहीं की गई थी। मैं गया और फोन हाथ में लिया। रैंक 35, नाम जियांग ईचेन। मैं 9वीं रैंक से सीधे 35 पर गिर गया था। पापा ने मुझे सहारा देते हुए कहा, एक बार खराब हो गया तो क्या हुआ, अगली बार सुधार लेना। ऊंचाइयों की कीमत तब पता चलती है जब हम नीचे गिरते हैं। मम्मी ने पापा को एक घूर कर देखा और फिर मुझसे बोली, अपनी आंसर शीट लेकर आओ। मुझे लगा जैसे बिजली गिर गई हो। मैं बैग से पेपर लाया और टेबल पर फैला दिए। मम्मी का पारा 7वें आसमान पर था। वो उन्हें देख भी नहीं रही थी, बस एक अजीब सी नजरों से मुझे घूर रही थी। पापा ने घड़ी देखी। डियर ईचेन को देर हो रही है, एक छोटे से मंथली टेस्ट के लिए बच्चे पर इतना दबाव मत डालो। मम्मी कुछ बोलती उससे पहले पापा ने कहा, शीट उठाओ और चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं। रास्ते में पापा ने टेस्ट के बारे में एक शब्द नहीं कहा। स्कूल पहुंचते ही मैं भागता हुआ बिल्डिंग की ओर गया और सामने शेन जी से टक्कर हो गई। हम दोनों रुके। शेन जी ने खुद को संभाला, हल्की सी हंसी हंसे और व्यंग्य में बोले, ईचेन, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही, 37वें रैंक। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने क्या किया मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सुना था कि शेन जी हमेशा नीचे से 20 के आसपास ही रहता है। शेन जी अपनी शेखी बगाड़ते हुए बोले, मैं तो 3 रैंक आगे बढ़ गया हूं। मैंने बस हंसी में टाल दिया और अंदर चला गया। क्लास में देखा तो सब मल्टीमीडिया स्क्रीन के सामने भीड़ लगाए थे, जरूर रिजल्ट देख रहे थे। मैं भी भीड़ में घुसा और देखा। दूसरी स्क्रीन पर शेन जी का नाम था, 52वीं रैंक। हमारी क्लास में कुल 65 बच्चे थे। मैं सच में अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं सिर हिलाता हुआ अपनी सीट पर गया तो शेन जी पीछे पीछे आए। ईचेन, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या मैं बेहतर नहीं हुआ? मैंने कहा, और क्या तुम गिर नहीं रहे? सुनकर शेन जी अकड़ गए। हाँ तो क्या हुआ? इसी ट्रेंड से मैं जल्द ही तुमसे आगे निकल जाऊंगा। क्या तुम डरे हुए नहीं हो? नहीं। तभी बगल से किसी ने कहा, लियू यू मेरे पास आए, मेरे टेबल पर दही रखा और मुस्कुराते हुए बोले, ई चेन लो, एनर्जी लो। फिर उन्होंने शेन जी की तरफ देखा और जानबूझकर अपनी आवाज पतली करते हुए बोले, अरे शेन जी, क्या तुम्हें भी पीना है? मेरे पास अखरोट वाला है, बकवास बंद करो। शेन जी हमें घूरते हुए वहां से चले गए। मैंने शेन जी की पीठ देखी और पूछ बैठा, क्या वो हमेशा ऐसा ही है? काफी प्यारा लग रहा था। ये पहली बार था जब मेरी शेन जी से बात हुई थी जो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। लियू यू ने होठ सिकोड़े। तुम कह रहे हो वो बेवकूफ है ना? वो वाकई में बेवकूफ है। अगर उसने मूर्खता करके मेरी देवी का दिल जीत लिया होता तो मैं समझ भी जाता, पर वो बेवकूफ होने के साथ साथ बहुत परेशान करने वाला भी है। मैं उलझन में लियू यू को देखने लगा। शेन जी को अचानक मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों हो गई? कल तुमने मेरा पानी का मग क्यों लिया था? मैं पूछने ही वाला था कि लियू यू ने फौरन बात बदली। ई चेन, देखो मैंने तुम्हें दही भी पिलाई है, अब गुस्सा मत हो। मैंने चिढ़कर कहा, वो तो तुम मुझे शांत करने के लिए लाए थे ना? लियू यू ने बात पलट दी और मेरे कान में फुसफुसाए। मैं तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था, इसलिए तुम्हारा मग सू किंगरों को दे दिया और कहा कि तुम्हारी डेस्क मेट ने तुम्हें पानी लाने को कहा है, और मैंने तुम्हारा कार्ड भी नहीं दिया। सू किंगरों ने शेन जी का कार्ड इस्तेमाल करके तुम्हें पानी पिलाया। सुनकर मुझे हंसी और अजीब दोनों महसूस हुआ। मैं लियू यू को घूरने ही वाला था कि वो भाग खड़ा हुआ। मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी क्लास के दरवाजे पर एक शानदार साया दिखा और मेरे पैर वहीं जम गए। सू किंगरो क्लास में आई, लेकिन अपनी सीट पर जाने के बजाय मल्टीमीडिया स्क्रीन के पास रुक गई। सू किंगरो के आसपास जैसे एक अदृश्य घेरा था, लोग अपने आप हट रहे थे। क्लास का मॉनिटर जिसने सू किंगरो से बात की थी उसे समझाने लगा, सू किंगरो, इस बार पेपर बहुत मुश्किल थे, इसलिए सबके नंबर कम है, पर इस मुश्किल दौर में भी कुछ सितारे हैं, जैसे क्लास की रिप्रेजेंटेटिव और हमारे मैथ के रिप्रेजेंटेटिव जिनके 120 नंबर आए हैं। सू किंगरो बस हूं में जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही थी। मॉनिटर बोलता रहा, और हमारे हिंदी रिप्रेजेंटेटिव यानी तुम्हारी डेस्क मेट ई चेन हमेशा की तरह क्लास में फर्स्ट और ईयर में सेकंड है।
अरे उसका नाम क्यों नहीं दिख रहा? मॉनिटर ने सिर खुजलाया। यहाँ है, मैंने सोचा। उसका रिकॉर्ड हमेशा टॉप 10 में रहता था, पर इस बार शायद थोड़ा खराब हो गया। सुकिंगरो ने यह सुना तो ऊपर देखा और हमारी नजरें मिल गईं। वो सीट पर जाने ही वाली थी कि मॉनिटर ने फिर आवाज दी, सुकिंगरो, लाओ क्विंस शिक्षक ने तुम्हें एडमिन ऑफिस जाकर किताबें लाने को कहा है। सुकिंगरो ने अपना सफेद बैग रखा। ठीक है। मॉनिटर ने फिर कहा, तुम्हें याद है ना, ऑफिस कहाँ है? याद नहीं तो ईचेन को साथ ले जाओ। सुकिंगरो का नाम मेरी जुबान पर आया, पर मैंने खुद को रोक लिया। वो मुस्कुराकर बोली, ओ, मैं तो सच में भूल गई। मेरा जाने का मन नहीं था तो मैंने बहाना बनाया, मुझे हिंदी का होमवर्क इकट्ठा करना है। मॉनिटर अड़ गया, अभी मेरे पास खुद का होमवर्क नहीं है, तुम अभी जाओ, वापस आकर कर लेना। मैं अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, ईचेन तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। मॉनिटर होमवर्क पूरा करने के लिए भाग गया और मुझे हार मानकर उठना पड़ा। चलो आगे पीछे चलते हैं। मैं चुपचाप उसके पीछे हो लिया। गलियारे में चलते हुए मैं ऑफिस के बाहर रुका और अंदर झांका। सब टीचर्स वहां थे। मैंने दीवार से सटकर सुकिंगरो से कहा, तुम सीधे अंदर जाओ, लाओ क्विन मिल जाएंगे, मैं चलता हूं। मैंने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, सुकिंगरो ने धीरे से मेरी आस्तीन खींच ली। काम पूरा किए बिना कैसे जा सकते हो? उसने अपनी प्यारी आंखें झपकाते हुए कहा। मेरे हिंदी रिप्रेजेंटेटिव। मैं ऑफिस के दरवाजे को घूर रहा था और खुद से पूछ रहा था कि मैंने हां क्यों कहा। वाकई जो लड़कियां लाड लड़ाना जानती है, उनकी बात तो माननी ही पड़ती है। सुकिंगरो को बहुत सारी किताबें और 2 यूनिफॉर्म्स लेनी थी। सब प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई थी। ऑफिस से बाहर आते ही यूनिफॉर्म का बैग उसके हाथ से फिसल गया। मैंने फौरन उसे लपक लिया। चलो सुकिंगरो। मैंने बैग अपने सीने से लगा लिया। सुकिंगरो ने मुझे देखकर मुस्कुराया, थैंक यू। रास्ते में म्यूजिक क्लास से पियानो की बहुत ही सुंदर धुन आ रही थी। मैं भागकर वहां गया और कांच से अंदर झांका। सुकिंगरो भी पीछे पीछे आई। अंदर एक लड़का और लड़की थे। लड़की पियानो बजा रही थी और लड़का वायलिन लिए बैठा था। बीच बीच में धुन मैच कर रहा था। वो लड़की चू मेंग याओ थी। मैंने सुकिंगरो को समझाया, वो चू मेंग याओ है, पियानो बहुत अच्छा बजाती है। जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, वह मुख्य कलाकार होती है। यहां तक कि उसने एक म्यूजिक टीचर की जगह भी ली थी। सुकिंगरो ने पूछा, और वो लड़का? मैंने उस लड़के की तरफ देखकर बताया, वह एनी चेन है। वह काफी मशहूर है, दिखने में भी अच्छा है और उसकी पढ़ाई भी हमेशा टॉप पे रहती है। अक्सर स्कूल के कार्यक्रमों का होस्ट भी बनता है। सुना है वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। सुकिंगरो ने बस एक हूं कहा, बिना किसी एहसास के। खूबसूरत जोड़ी है ना? अरे नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैंने उसे घूरते हुए चुप कराया। डर था कि अंदर वाले सुन न ले, पर अंदर, लेकिन वहां मौजूद लोग शायद मेरी बात सुन चुके थे। तभी पियानो की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। चू मंग्याओ ने खिड़की से बाहर देखा और बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे देखा। मैंने भी उन्हें हाथ हिलाकर नमस्ते किया और मुस्कुरा दी। अनयिचन ने भी बाहर की तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सुकिंगरो पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुक गए। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने चू मेंग्याओ को इशारा किया कि हमें आगे जाना है, फिर उनके चलने के तरीके की नकल की और आखिर में हाथ हिलाकर बाय बाय कह दिया। चू मेंग्याओ भी मुस्कुराते हुए मुझे हाथ हिलाकर बाय बाय करने लगी। इसके बाद मैंने सुकिंगरो की तरफ देखा और कहा, चलो भी, क्या तुम अभी भी ये किताबें संभाल पाओगी? लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इतना कहकर मैंने उनकी गोद से सारी किताबें ली और खुद पकड़ ली। चलो अब चलते हैं। सुकिंगरो ने बस एक छोटा सा हूं कहा और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। और जैसे ही हम उस कांच की खिड़की के पास से गुजरे, मैंने फिर से एक बार म्यूजिक क्लासरूम के अंदर झांका। चू मेंग्याओ अब भी मुस्कुराते हुए हमें जाते हुए देख रही थी। क्लास में वापस आके मैंने किताबें टेबल पर पटक दी और धड़ाम से बैठ गया। मैं थक के मारे हाँफ रहा था। मुझे ऐसी हालत में देखकर सुकिंगरो ने बड़े हल्के अंदाज में ताना मारा, इतनी जल्दी थक गए। मुझे उनकी आवाज में मजाक सा महसूस हुआ तो मैंने चिढ़कर पूछा, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। सुकिंगरो ने बस एक हल्की सी आवाज निकाली और चुप हो गई। क्लास खत्म होने तक वो बिल्कुल खामोश रही। जैसे ही पीरियड ओवर हुआ, मैं पानी भरने जाने वाला था। मैं चाहता था कि सुकिंगरो अपनी सीट थोड़ी आगे कर ले ताकि मैं निकल सकूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, सुकिंगरो ने ऊपर देखा और बड़ी विनम्र और कोमल आवाज में बोली, पानी लेने जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए ला दूं? मैं थोड़ा हैरान रह गया। हम अभी एक दिन ही तो बेंच शेयर कर रहे थे और मुझे तो लगा था कि वो पहले से भी ज्यादा बचकानी और बदतमीज हो गई है। ऐसे मीठे पल तो उसके साथ बहुत कम होते थे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ तो मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और झट से समझ गया, तुम पक्का मेरा वाटर कार्ड मांगना चाह रही हो, है ना? ये सुनते ही सुकिंगरो के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। मैंने अपना वाटर कप और कार्ड उनकी टेबल पर रखा और बोला, कार्ड को रिचार्ज करने के लिए खुद ही 2nd फ्लोर के ऑफिस जाना पड़ता है। क्या तुम्हें लगा था कि स्कूल वाले तुम्हें घर बैठे कार्ड देंगे? और हाँ, ये बनावटी सी मुस्कान मत दिखाओ। सुकिंगरो के चेहरे से वो नकली हंसी भी गायब हो गई। उसने मुझे एक ठंडी और घूरती हुई नजरों से देखा और बस 4 लफ्ज बोले, खुद ही जाओ। ये नौटंकी करने वाली और अजीबोगरीब लड़की। अब मेरे पास उसके लिए एक और नाम था, बदमिजाज। मैंने पानी लेना ही कैंसिल कर दिया क्योंकि लियू यू मुझे कैंटीन चलने के लिए बुलाने आ गई थी।
सू चिंगरो ने धीरे से अपनी कुर्सी हटाई ताकि मैं निकल सकूं। लियू यू को तो बस स्पाइसी नूडल्स ही चाहिए होते थे। हर बार शॉपिंग करते वक्त वो 1-2 पैकेट तो पक्का लेती थी।